Welcome everyone in the another session of fluid mechanics and hydraulic machines. In this session, we are going to discuss about some of the applications of Bernoulli's equation. In previous lecture, we had already discussed in detail about the Bernoulli equation and we had solved number of numericals related to it. So now it's time to understand where we can apply this or where we will find the applications of Bernoulli's equation. So, first of all, what is fundamental working of Bernoulli's equation? So हमने ये डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली बर्नौलीज इक्वेशन एक एनर्जी इक्वेशन है जो कि तीन एनर्जीज को कंबाइन करता है, यानी कि कोई भी सेक्शन में या फिर कोई भी फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है तो इनलेट से लेकर आउटलेट तक जो एनर्जीज है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी एनर्जीज की वैल्यूज में चेंज आता है. सो बेसिकली इस जगह पे आप देख सकते हो कि एक सिंपल डायग्राम के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया है दैट motion of fluid holds kinetic energy, pressure of fluid holds pressure energy, and height of fluid, that is not mentioned here, but height of fluid holds potential energy. लेकिन most of the time potential जो है वो constant रहता है, यानी कि elevation जो है वो usually change नहीं होता है. तो अगर एक रेफरेंस लाइन से हम एलिवेशन ले तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो एनर्जीज जो इनलेट पे और आउटलेट पे, स्पेसिफिकली इस सेक्शन के लिए जो इनलेट पर जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी आउटलेट पर भी होगी, तो इसलिए हम उसे इग्नोर कर सकते हैं. सो ये बेसिकली बताना क्या चाहता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी जो है वो हमेशा एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर करें तो. इसका मतलब कि या तो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट होगी या फिर प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी. सो ये म्यूचुअली आपस में कन्वर्ट होंगे, बट ओवरऑल जो इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस रहेगी. तो अब हम समझते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस कहां पे हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज एरोफॉइल इफेक्ट. देखिए, एरोफॉइल जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ शेप है जो ह्यूमंस ने डिजाइन किया है बर्ड्स की विंग्स को समझ के. जो बर्ड्स फ्लाइट लेते हैं वो इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि उनके जो शेप होते हैं वो एरोफॉइल शेप के होते हैं. बर्ड के जो विंग्स होते हैं उसका शेप जो है वो एरोफॉइल होता है. अब जितना प्रॉपर एरोफॉइल शेप होगा उतना ही जो फ्लाइट है वो बहुत स्मूथ होगी. जैसा कि नॉर्मली हम देख सकते हैं सरफेस एरिया भी मैटर करता है, बट डिजाइन ऑफ विंग्स मैटर मच मोर देन द सरफेस एरिया. सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहां पर दो डायग्राम मैंने बताए हैं और दोनों डायग्राम में आप समझ सकते हो कि एक स्पेसिफिक शेप लिया गया है. स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो ऐसा शेप क्रॉस सेक्शन में आपको दिखता होगा. अब ये शेप क्या होता है कि जब भी एयर इसे क्रॉस करती है, इस शेप को जब भी एयर क्रॉस करेगी तो इसका डिजाइन इस तरह से किया जाता है, इसे हम स्पेसिफिकली एरोफॉइल शेप कहते हैं, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम एरोफॉइल इफेक्ट बोलते हैं. तो जब भी एयर इसके ऊपर से पास होगी तो इसके शेप के कारण जो वेलोसिटी है वो यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि टॉप सेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी. बॉटम सेक्शन में वेलोसिटी यूजुअली क्या होती है, रिड्यूस होती है. अब अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करें तो इनलेट और आउटलेट पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. दैट मींस कि अगर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया है तो प्रेशर में डिक्रीमेंट आना चाहिए. अब आप समझिए कि एक प्लेन जो है वो फ्लाई हो रहा है और इसके ऊपर यहां पर इस एरोफॉइल शेप के ऊपर जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई, यानी कि प्रेशर रिड्यूस हो गया, और नीचे जो है वो प्रेशर बढ़ गया. तो इससे क्या होगा, इसको एक लिफ्ट मिलेगी, और लिफ्ट मिलने के कारण प्लेन को अगर ऊपर जाना है यानी ग्रेविटी को बीट करना है तो वो उसमें बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करता है. और ये सेम यही प्रिंसिपल बर्ड जो है वो फ्लाइट करने के लिए यूज करते हैं. तो उसी चीज को मैंने यहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है. जो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर जो है दैट इज शेप ऑफ द विंग, दैट इज क्रॉस सेक्शनल शेप. ओके, विंग विल बी लाइक दिस एंड वी विल, ये क्रॉस सेक्शनल है, इसको जब कट करेंगे तो ऐसा शेप हमें दिखेगा. और इसके ऊपर से जैसे ही एयर मूव करेगी तो हमें एरोफॉइल इफेक्ट मिलेगा, जिसके कारण
लिफ्ट पॉसिबल है। सो इसी प्रिंसिपल का यूज होता है प्लेन्स में। देखिए इस डायग्राम से हम समझते हैं प्लेन्स में कैसे यूज होता है। यूजुअली प्लेन को अगर मूव करना है तो ग्रेविटी जो है वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करता है। नाउ द सेकंड हिंड्रेंस इज एयर। तो एयर में जब वो मूव करेगा तो एयर की कुछ प्रॉपर्टीज के कारण रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो दो चीजें हमें बीट करनी है, फर्स्ट वन इज ग्रेविटी एंड सेकंड वन इज द ड्रैग ड्यू टू एयर। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी है उसको बीट करने के लिए हमें थ्रस्ट का यूज करना पड़ता है। ओके, यानी लिफ्ट चाहिए। ग्रेविटी को बीट करने के लिए क्या चाहिए? लिफ्ट चाहिए। तो लिफ्ट कहां से मिलेगा? तो लिफ्ट मिलेगा जो हम कंप्रेसर यूज करते हैं पीछे, जो उसमें हम टरबाइन यूज करते हैं। टरबाइन की हेल्प से एरोप्लेन लिफ्ट करता है, एज वेल एज वही टरबाइन थ्रस्ट भी क्रिएट करता है। सो थ्रस्ट जो है दैट बीट्स द ड्रैग, जो कि एरोप्लेन के सरफेस एरिया और उसके शेप के कारण है। और ग्रेविटी को बीट करने के लिए हमें लिफ्ट क्रिएट करना पड़ता है। और वो लिफ्ट कहां से क्रिएट होगी? तो वो लिफ्ट क्रिएट होगी इस शेप से, यानी कि एरोफॉइल शेप जो होगा वो लिफ्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इसीलिए प्लेन की जो विंग्स होती हैं वो बहुत ब्रॉड होती हैं, एज वेल एज उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्पेशली एरोफॉइल शेप का होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल का दूसरा यूज या दूसरा इफेक्ट हम समझते हैं और कहां पर होता है। सो यहां पर आप देखिए एक बॉल की जो स्विंग है वो भी बर्नौलीज इफेक्ट को फॉलो करती है, बर्नौलीज लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो करती है। देख सकते हैं कि जब सिंपली आप बॉल को थ्रो करोगे तो सिंपल बॉल अगर थ्रो करोगे तो उसके अगल बगल का जो एरोडायनामिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जिसके कारण बॉल में स्विंग भी नहीं होगी। बट जैसे ही बॉल के जो सराउंडिंग एयर है उसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं और उसमें स्विंग आता है, उस स्विंग के कारण एक साइड हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और एक साइड लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। और हमेशा बॉल कौन सी साइड स्विंग करेगा? जिस साइड लो प्रेशर जोन होगा। तो लो प्रेशर की साइड बॉल जो है वो बेंड हो जाता है या फिर मुड़ जाता है। तो सिंपली बर्नौलीज इक्वेशन यहां पर भी फॉलो होता है, ऑल्दो हम स्विंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द प्रेशर अराउंड द बॉल। सो नेक्स्ट इफेक्ट हम कहां देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का? तो माउंटेन्स पे यूजुअली जो एयर की स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये हमने ऑब्जर्व किया है और नॉर्मली हम ये मूवीज में भी देखते हैं कि जब भी माउंटेन कोई हाइक करता है तो माउंटेन्स पे जो एयर की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसका भी रीजन क्या है? दैट इज बिकॉज ऑफ शेप ऑफ माउंटेन। ओके, जैसे ही एयर फ्लो हो रही होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एयर जब नॉर्मली फ्लो हो रही है नॉर्मल स्पेस में, तो क्या हो रहा है कि उसको बहुत बड़ा वॉल्यूम मिल रहा है। तो बहुत बड़ा वॉल्यूम या एरिया मिलने के कारण उसकी जो वेलोसिटी है वो 50-60 माइल्स पर आवर के आसपास है। लेकिन जैसे ही वो एक कर्व के पास जाती है तो वहां पर दो इफेक्ट होते हैं। एक तो वॉल्यूम में रिडक्शन आ रहा है, एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम में रिडक्शन आ रहा है, और दूसरा जो माउंटेन का शेप है वो इसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व है इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। यानी वहां पर क्या हो रहा है, माउंटेन्स के ऊपर नॉर्मली हम सुनते हैं कि प्रेशर लो होता है। तो ये जो सारी वेलोसिटी है, प्रेशर एक्चुअल में वहां क्या हुआ, लो हो गया। एक जगह प्रेशर हाई था तो वेलोसिटी कम थी, अब वहां पर प्रेशर लो हो जाने के कारण जो वेलोसिटी है वो बहुत हाई हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 100-150 माइल्स पर आवर तक की एयर की स्पीड हम वहां पर फेस कर सकते हैं। तो ये भी एक तो ये जो एयर का मोशन हो रहा है माउंटेन पे वो भी बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। यानी फ्लूइड का अगर मोशन होगा और एरिया या फिर वॉल्यूम में अगर चेंज आता है, यूजुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर चेंज आता है, तो बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो करते हुए उसके अंदर मोशन होगा। यानी कि वेलोसिटी एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों म्यूचुअली आपस में कन्वर्ट होंगी। सो इसका एक और इफेक्ट होता है, दैट इज ऑन द कार्स। जब भी हम कार ड्राइव करते हैं तो कार ड्राइव करने के कारण यूजुअली हम देखते हैं जो हाई स्पीड कार्स होती है स्पेशली, उनका भी एरोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि उनके आगे की जो सरफेस है वो आप यूजुअली देखोगे, यहां पर जो कार बताई गई है वो आगे की सरफेस फ्लैट बताई गई है, जैसी ओल्डर टाइम्स में गाड़ियां होती थी। नई जो कार्स होती हैं उनका एरोडायनामिक्स बहुत स्ट्रांग होता है और उस पर बहुत वर्क होता है। तो अगर इस तरह की फ्लैट सरफेस होगी, फ्रंट सरफेस फ्लैट होगी, तो क्या होगा कि ड्रैग बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। यानी ड्रैग ज्यादा क्रिएट होगा
तो इंजन को पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी। और सिंपली आप देखिए जैसे ही कार आगे मूव कर रही है, ये पीछे की तरफ यहां पर एक ब्लू जोन जो है ये एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, और ये वैक्यूम क्रिएशन के कारण क्या हो रहा है कि पार्शियली हमें वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में कार जो है वो पीछे की साइड अट्रैक्ट होगी बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ वैक्यूम। तो ये जो एरोडायनामिक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार की मोशन के लिए। तो इसके लिए इसके आगे की जो सरफेस होगी वो यूजुअली हम कर्व रखते हैं ताकि एयर को वो इजीली कट कर सके और लीस्ट से लीस्ट रेजिस्टेंस वहां पर लगे। और उसी तरह देखिए ऊपर जब विंडशील्ड के ऊपर से जब एयर मूव करती है तब वो उसे लिफ्ट करने का ट्राई करती है, क्यों? बिकॉज ऑफ लो प्रेशर ओवर देयर। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कार्स की, एरोप्लेन्स की, शिप्स की डिजाइन्स में, जिससे कि हम, और ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ये हम बर्नौलीज इक्वेशन और इन व्हीकल्स की एरोडायनामिक्स को समझकर हम इसे और इंप्रूव कर सकते हैं, इसके डिजाइन्स को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो होपफुली ये लेक्चर में बर्नौलीज इक्वेशन के जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गए होंगे और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन में। Now here are some important questions from the above topic. You can try out these by clicking on the Google link given below in the description. Thank you for watching the video.